लास्ट टाइम क्या कर रहे थे, बॉयलर का ओवरव्यू देख रहे थे ना। सो अभी तक एएफबीसी बॉयलर का स्कीमेटिक तो समझ में आ गया है ना? हाँ सर। यस सर। तो ये बताओ मेरे को, माउंटिंग्स क्या होते हैं? व्हाट आर माउंटिंग्स? Mounting it is important. माउंटिंग वो होते हैं जिसके हम बिना हम बॉयलर नहीं चला सकते। कुछ बढ़िया से समझ में नहीं आया सर। सेफ्टी पर्पस का नहीं, सेफ्टी पर्पस, सेफ्टी और पर्सनल, सेफ्टी एंड कंट्रोल पर्पस, ठीक है। हाँ। सो बॉयलर माउंटिंग्स आर दोस इक्विपमेंट्स व्हिच आर माउंटेड फॉर सेफ्टी एंड कंट्रोल पर्पस। कंट्रोल आपको ये वाला काम यूज करना है, सेफ्टी एंड कंट्रोल पर्पस। वाटर एयर फ्यूल तो समझ चुका है ना? सो स्कीमेटिक अगर हम देखते हैं तो भाई एयर बॉक्स से फर्नेस होते हुए इकोनोमाइजर एपीएच ईएसपी चिमनी से निकल जाता है, वो पता है आपको, फ्लू गैस। अगर चिमनी के अंदर देखोगे तो इस तरीके का बेड कॉइल दिखता है ना? अभी ये जो कॉइल है इसके नीचे देखो ऑक्टोपस के वो जबड़े की तरह कुछ है ना? हाँ। तो व्हाट आर दिस? स्टड्स। स्टार्ट्स। ये स्टार्ट्स क्यों लगाते हैं? वो ट्यूब को डैमेज ना करे। क्योंकि जब यहाँ पे फ्लूइडाइजेशन होगा तो ये बेड मटेरियल और जो कोल आएगा वो कोल जाके डायरेक्टली इसी पार्ट को हिट करेगा, नीचे वाले पार्ट को, है ना? ऊपर तरफ नहीं है, देखो यहाँ पे ऊपर तरफ फ्लैट है, यहाँ तक है। तो जो भी बेड मटेरियल और कोयला आएगा वो कोल क्या करेगा, इसको हिट करेगा नीचे तरफ से। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, स्टड्स लगाते हैं। स्टड्स लगाने से क्या होगा, वो फ्लैट सरफेस एरिया जो है ये अगर मैंने ट्यूब है तो इसके नीचे इस तरीके के स्टड्स रहेंगे। अभी कोई भी कोल या बेड मटेरियल जो उड़ के आएगा वो जाके डायरेक्टली इसको हिट कर रहा है, इसमें नहीं लग रहा है ना? हाँ सर। तो इसी के चलते इसका लाइफ जो है, मेरा ट्यूब का लाइफ बढ़ जाएगा। अब यहाँ तक देते हैं स्टड्स, नीचे साइड से नीचे साइड से देते हैं, है ना? ऊपर जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे से हिट कर रहा है। समझ में आया स्टार्ट का फंक्शन? हाँ सर। यस सर। फिर हमने देखा है कि भाई पानी जो होता है वो इकोनोमाइजर से होते हुए ड्रम में जाता है, ड्रम से नीचे आता है और फर्नेस से होते हुए फिर वो राइजर ट्यूब से ऊपर चढ़ता है, स्टीम ड्रम में जाता है, और स्टीम ड्रम से जो निकलता है स्टीम वो सेचुरेटेड स्टीम होता है। सेचुरेटेड स्टीम और सुपरहीटेड स्टीम में क्या अंतर है? The presence of moisture is known as saturated steam. Superheated steam. Saturated steam, अब देखो यहाँ से यहाँ के बाद हम इसको सुपरहीटेड बोल रहे हैं, है ना? जब वो सुपरहीटर में घुसता है और फिर निकलता है तो हम सुपरहीटेड बोलते हैं, लेकिन जो पानी यहाँ से आ रहा है स्टीम बनके उसको आप सैचुरेटेड बोलते हैं। ऐसा क्यों? टेम्परेचर
टेम्परेचर कम है उधर, टेम्परेचर कम है। सुपर हीटर में तो आप टेम्परेचर समझा के बोलो, टेम्परेचर कम होने से ही क्या सैचुरेटेड बोलेंगे? नहीं फिर No, sir. थोड़ा बढ़िया से एक्सप्लेन करो चीज को, उसमें क्या हो रहा मॉइस्चर है। थोड़ा प्रेजेंट रहता है। मॉइस्चर हाँ। क्यों यहाँ पे तो पूरा आग चल रहा था और फिर यहाँ पे क्यों मॉइस्चर प्रेजेंट है? यहाँ पे तो आग नहीं जल रहा है, ये तो ऊपर सा है। यहाँ पे आग जलता है ना, फ्लूइडाइजेशन तो इसी जोन पे हो हाँ रहा है। तो यहाँ से जब निकल रहा है ये सैचुरेटेड बोल रहे हो, और जब वो आके ऊपर से निकल रहा है तब आप सुपर हीटेड बोल रहे हो, ऐसा क्यों? Due to the presence of stars. लेटेंट हीट गेन। समझा के बोलो ना, आधा अधूरा क्यों बोलते हो? देखो एक चीज याद रखना, मैक्सिमम इंटरव्यूज में मैंने देखा है, मैक्सिमम लड़के क्या करते हैं कि आधा अधूरा टर्म्स यूज करते हैं। ठीक है, आधा अधूरा, जैसे अभी आप बोल रहे हो सर लेटेंट हीट या फिर स्टार्स या कुछ, मतलब इस टाइप से आप बोलते हो कि कंफ्यूज हो आप, और ठीक है थोड़ा बहुत बोल देते हैं, वो गेस कर लो। इंटरव्यूअर कभी गेस नहीं करता है, ठीक है, तो हाँ, सीधा सीधा आप जो बोल रहे हो उसी पे जाएगा, या तो पता है या फिर नहीं पता। अगर आपको ऐसा लगता है, मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मैं बोलूंगा या फिर फ्रेशर्स जो होते हैं, उनका ये एटीट्यूड रहता है कि वो आधा अधूरा टर्म्स यूज करते हैं, या फिर यार पता तो था आज भूल गया हूँ, इस टाइप से। ऐसा कोई जगह नहीं है कि अगर आपको पता नहीं है या फिर आप भूल भी गए हो तब भी डिस्कशन में आना चाहिए, पूरा का पूरा सेंटेंस कंप्लीट होना चाहिए और वो एकदम ओपन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने होठों के नीचे बड़बड़ा रहे हो, कुछ आप कुछ एक्सप्रेशंस दे रहे हो, नहीं, कोई एक्सप्रेशन नहीं देना है वहां पर। नहीं पता है तो फिर सिंपली नहीं पता बोलो, और पता है तो उसको एक्सप्लेन करो, है ना। और इन जनरल नहीं पता मत बोलो, ठीक है, जो भी है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो और बोलो कि सर मेरे को लगता है ऐसा, एग्जैक्ट लॉजिक नहीं उसको ध्यान में नहीं आ रहा है, बट मुझको लगता है ये ऐसा होगा। उसमें हो सकता है कि तुम्हारा लॉजिक गलत है, समझ रहे हो, लेकिन वो आधा अधूरा बात कभी नहीं करना है, इनकम्प्लीट स्टेटमेंट कभी नहीं देना है। और जो फोटो के नीचे बड़बड़ाना, इधर उधर देखना, इंटरव्यू में कभी भी इधर उधर नहीं देखना है कि अरे यार मेरे को पता था, कुछ आज पढ़ के आया था अभी भूल गया हूँ, ये सब सबसे गलत बात है। क्योंकि तुम पढ़ के आए थे भूल गए हो, इसका मतलब तेरे को पता नहीं है वो चीज, ठीक है। तो वो तो सिर्फ पढ़ा था तुमने कहीं पे और आज आए थे और फिर भूल गए, उससे क्या लेना। इंटरव्यूअर को वो चाहिए कि तुम कितना जानता है, तुम्हारा एटीट्यूड क्या है, वो सारी चीजों से उसको मतलब है ना। हाँ सर। सो याद रखना मेरी बातों को। सो अभी बताओ भाई, यहाँ से जब आ रहा है पानी और फिर ये स्टीम आया, तो ये तो सैचुरेटेड रहा, ये सुपर हीटेड क्यों नहीं बना? सिंपल सी बात है ना, यहाँ पे सैचुरेटेड क्यों है, यहाँ पे सुपर हीटेड क्यों नहीं बन रहा है? इधर हीट सुपर हीटर में हीट गेन कर रहा है पानी, इसलिए उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है, मॉइस्चर उसमें खत्म हो जाता है। यहाँ पे भी तो हीट गेन कर रहा है पानी, नहीं कर रहा है क्या? हाँ सर कर। तो Sir, latent heat gain কৰাৰ পিছত sir আপোনাৰ অলপ moisture থাকি যায়, so সেইখিনি moisture আকৌ আপোনাৰ convectional আৰু super heater কেইটা দি মানে আকৌ হেৰি কৰে, heat gain কৰা আকৌ sir super heated কৰাই দিয়ে। मॉइस्चर थक गया ना हमारे, आपको ये वाला चीज देना चाहिए। क्या था?
What is this? Saturated vapor line, है ना? Saturated vapor line. इसका मतलब इस लाइन पे अगर है, किसी पॉइंट पे हो, इस लाइन पे अगर गिर रहा है आके, ये कौन सा कार्ब है? TS कार्ब, है ना? तो ये सेचुरेटेड ही है। इससे अगर आप थोड़ा सा भी एनर्जी निकाल लेते हो, तो पहले ये पूरा का पूरा इसी लाइन पे है। अगर इससे आप थोड़ा सा डेल्टा H निकाल लेते हो, एकदम थोड़ा सा हीट, तो क्या होगा? वो वेपर पे आ जाएगा। ये तो वेपर जोन है, ठीक है? हाँ सर। ये सुपर हीटेड जोन है। यहाँ से थोड़ा सा इसमें हीट मिलता है तो वो सुपर हीटेड जोन पे चला जाता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जैसे 65 kg प्रेशर है हमारा, तो इस प्रेशर के अगेंस्ट में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही जाके ये इसका ये क्या कहते हैं इसको, सेचुरेटेड पोजीशन मिलेगा, है ना? और इस टेम्परेचर के ऊपर अगर जाएगा, प्रेशर को कांस्टेंट रख के, तब जाके वो सुपर हीटेड होगा। अगर जब टेम्परेचर बढ़ा है, पकड़ लो, मेरे को याद नहीं आ रहा है, प्रोबेबली 280 या 290 ऐसा होगा, स्टीम टेबल देखना पड़ेगा। 280 डिग्री सेंटीग्रेड अगर होता है 65 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पे के प्रेशर पे, बॉइलिंग पॉइंट, है ना, या फिर सेचुरेटेड पॉइंट, अगर मैं सेचुरेशन पे करता हूँ 280 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो 285 इज सुपर हीटेड, और उसके ऊपर का 281 भी सुपर हीटेड, और इससे ऊपर का जितना सारा टेम्परेचर होगा वो सुपर हीटेड जोन पे ही आ रहा है ना? अब जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे, यहाँ पे जितना टेम्परेचर बढ़ाओगे, उतना आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। अब बात यहाँ पे है कि ये जो प्रेशर है, वो प्रेशर को कांस्टेंट करना पड़ेगा। प्रेशर अगर बढ़ता है, साथ ही साथ टेम्परेचर भी बढ़ता है, तो ये कंटिन्यूअसली सुपर हीटेड पोजीशन पे ही रहेगा, सैचुरेटेड पोजीशन पे ही रहेगा, है ना? यस सर, यस सर। सो मेन काम क्या है कि भाई मेरा प्रेशर कांस्टेंट हो जाए, और जितना प्रेशर कांस्टेंट किए हो, उसका जो सैचुरेटेड टेम्परेचर है उसके ऊपर टेम्परेचर जाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको यहाँ पे फ्लो रखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे फ्लो बंद कर देते हैं, अगर आपने मेनस्ट्रीम स्टॉप वाल्व बंद कर दिया, ठीक है, मेनस्ट्रीम स्टॉप वाल्व बंद कर दिया, और आप कंटिन्यूअसली आप फीडिंग कर रहे हो, और यहाँ पे स्टीम प्रोड्यूस हो रहा है, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा है, तो क्या होगा? यहाँ पर प्रेशर भी बढ़ेगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ते बढ़ते ऐसा होगा कि प्रेशर और टेम्परेचर, अगर शुरुआत से अगर आप यहाँ से कोई फ्लो ना रखो, पकड़ लो मेनस्ट्रीम वैन वाल्व जो है MSPB, इसको अगर हम बंद ही रखें, तो ये प्रेशर भी कंटिन्यूअस बढ़ेगा और टेम्परेचर भी कंटिन्यूअस बढ़ेगा, और क्या होगा कि इस लाइन पे कभी सुपर हीटेड स्टीम आएगा ही नहीं, ठीक है? सुपर हीटर में कभी भी सुपर हीटेड स्टीम नहीं मिलेगा, वो आप सिर्फ प्रेशर ही बढ़ता रहेगा। फिर एक टाइम पे क्या होगा? अगर ये मजबूत है ना, चलो मैं पकड़ लेता हूँ कि ये 220-225 kg तक प्रेशर विथस्टैंड कर सकता है, अगर ऐसा एक क्लोज वेसल है मेरा, तो क्या होगा? 221 बार पे जाके ये जो वाटर फेज है और वेपर फेज है, ये दोनों क्या होगा? सेम हो जाएगा। यहाँ पे आपको पता नहीं चलेगा कि ये वाटर मॉलिक्यूल है कि वेपर मॉलिक्यूल है। तो ये सुपरहीटेड फेज पे चला जाएगा उसी टेम्परेचर पे आपका 221 बार पे, है ना? तो साइमल्टेनियसली देना पड़ेगा। लेकिन जब हम सब क्रिटिकल बॉयलर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ से आपका पानी आ रहा है, और वो पानी नीचे आते जब आया, और पानी क्या हुआ? उसने लेटेंट हीट गेन किया यहाँ से, क्योंकि ये क्लोज तो है नहीं, तो ये यहाँ से उठ के स्टीम बन के फिर से ड्रम में चला गया, ठीक है? अब यहाँ पे ये जब ड्रम में चला गया, ये नीचे आया और एंथैल्पी गेन किया, और वो स्टीम मॉलिक्यूल बन के चला गया।
यहाँ पे उस स्टीम का जो स्टीम मॉलिक्यूल है उसका एडिशनल प्रेशर गेन करने का कोई जरिया नहीं था, उसने सिर्फ लेटेंट हीट ही गेन किया, ठीक है। और जब वो स्टीम निकल के आया यहाँ से और स्टीम ये सुपर हीटर में आया तो इसका प्रेशर जो था वो प्रेशर कांस्टेंट हो गया, क्योंकि यहाँ पे और प्रेशर बढ़ाने वाला तो कोई एलिमेंट है नहीं, तो प्रेशर उसका नहीं बढ़ रहा है, बल्कि यहाँ पे जब वो सुपर हीटर कॉइल से होके जा रहा है तो प्रेशर ड्रम के प्रेशर से हल्का सा ड्रॉप ही होगा, क्योंकि बैंड है ना, बैंड से जब स्टीम निकलेगा तो उसका प्रेशर हल्का सा ड्रॉप होगा, ड्रम के प्रेशर से मेन स्टीम का प्रेशर 0.5 kg 1 kg ड्रॉप ही होगा, ठीक है। और फुल टेम्परेचर जोन पे है, दो यहाँ पे आग नहीं जल रहा है लेकिन फ्लू गैस पूरा है, तो इस जोन पे आपको कन्वेक्शनल सुपर, इस जोन पे क्या मिलेगा, कन्वेक्शन मिलेगा, ऐसे करके वो पूरा का पूरा फ्लू गैस निकल रहा होगा, है ना। तो फ्लू गैस मॉलिक्यूल्स इस सुपर हीटर कॉइल को पूरा का पूरा घेर के रखा है, और यहाँ पे जो हीट ट्रांसफर हो रहा है वो मेनली ड्यू टू रेडिएशन हो रहा है, यहाँ से रेडिएट हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं रेडिएंट सुपर हीटर और इसको बोलते हैं कन्वेक्शनल सुपर हीटर। समझ में आया? हाँ सर। यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रेशर तो कांस्टेंट हो गया भाई मेरा, और टेम्परेचर एकदम हुड़ करके बढ़ रहा है, तब जाके यहाँ पे सुपर हीटेड स्टीम पैदा हो रहा है, और इसको हम बोलते हैं सेंसिबल हीट गेन कर रहा है, यहाँ पे सेंसिबल हीट गेन कर रहा है, ठीक है, इस जोन पे। और अगर आप इसको बंद करके रख देते हैं, मेनस्ट्रीम वैन वाल्व को बंद करके रखते हैं, अगर आप स्टार्टअप वैन वाल्व और मेनस्ट्रीम स्टॉप वाल्व सब बंद होता तो यहाँ पे सुपर हीटेड स्टीम आपको नहीं मिलता, ठीक है, तब आपको यहाँ पे भी सैचुरेटेड स्टीम मिलता, और सैचुरेटेड भी नहीं मिल पाता क्योंकि इसका प्रेशर इतना हाई होता कि यहाँ से आप या तो सेफ्टी पॉप कर जाता या फिर आपका रप्चर हो जाता, है ना। सो ये तो समझ गए भाई बॉयलर का स्कीमेटिक क्लियर। यस सर। अब हमको पता है कि वाटर स्टीम सर्किट में क्या होता है कि डिएरेटर से फीड पंप पे आता है, और फिर फीड पंप से जाता है कहाँ पे, इकोनोमाइजर पे, इकोनोमाइजर से ड्रम में, ड्रम से फिर इधर होता है ना। तो बॉयलर फीड पंप का प्रेशर कितना रहता है, बॉयलर फीड पंप का प्रेशर, सक्शन प्रेशर 1.5 kg पकड़ रहा हूँ, ठीक है, और इसके डिस्चार्ज में कितना प्रेशर आएगा, 100 kg। बॉयलर फीड पंप के डिस्चार्ज साइड में आपको मिनिमम कितना प्रेशर मेंटेन करना होता है, मिनिमम कितना प्रेशर मेंटेन करने से फीड पंप विल वर्क? कोई आइडिया? नो सर। नो सर। जो भी आपका ड्रम का प्रेशर होगा, ड्रम का प्रेशर से अगर थोड़ा सा भी ऊपर रहेगा तो फिर मेरा फीड पंप काम करेगा, क्योंकि फीड पंप का काम क्या है, ड्रम में पानी भेजना ना इस लाइन से, हाँ सर। इधर होते हुए वो ड्रम में पानी भेजेगा। अब ड्रम में अगर पानी घुसना है तो फिर ड्रम का जो भी प्रेशर होगा उस प्रेशर से ज्यादा होना पड़ेगा, है कि नहीं। सो बॉयलर फीड पंप का भी हमारा, हमको पता है कि ड्रम के ऊपर क्या लगता है, सेफ्टी वाल्व लगता है, दो सेफ्टी वाल्व होते हैं, है ना। तो जो सेफ्टी वाल्व होता है, सेफ्टी वाल्व का जो सेटिंग है, मैक्सिमम सेटिंग जो है, वो मैक्सिमम सेटिंग से ऊपर अगर हमारा फीड पंप चला है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसका अगर प्रेशर आएगा तो मैक्सिमम वो सेफ्टी पकड़ लो 74-75 kg पे है आपका, अगर सेफ्टी है 65 वर्किंग एंड 75 kg अगर आपका हाई प्रेशर है जिसमें सेफ्टी वाल्व पॉप करेगा, तो इस 75 kg के ऊपर तो और प्रेशर नहीं बढ़ सकता ना, क्योंकि तब तक सेफ्टी पॉप कर जाएगा तीनों का तीनों। सो हमारा यहाँ पे अगर फीड पंप पे 100 kg दे रहा है, 100 kg की जगह पे अगर 75 सेफ्टी है, मैं पकड़ लेता हूँ कि 80 kg भी अगर हम रखते हैं, देन वी आर इन सेफ साइड,
हाँ सर। तो ये 20 kg का जो एक्स्ट्रा प्रेशर हम यहाँ पे वर्क डन कर रहे हैं उसको हम बचा सकते हैं थ्रू बीएफडी। कि अगर आप डायरेक्ट नहीं चला के इसको अगर बीएफडी से चलाते हो और यहाँ पे अगर 20 kg कम करके चलाते हो, है ना, तो इसका आरपीएम कम चलेगा। इसका अगर आरपीएम पकड़ लो 3000 आरपीएम था और आप 2400 आरपीएम पे अगर आप चलाते हो तो ये जो फीड पंप है, फीड पंप क्या करता है कि 2400 आरपीएम पे आपका पकड़ लो 80 kg दे रहा है। सो आपका 600 आरपीएम के हिसाब का जितना भी एनर्जी है वो सेव हो जाएगा। सो यहाँ पे हम बीएफडी पे क्या कहते हैं, बीएफडी पे बीएफडी लगा सकते हैं अगर मार्जिन है तो। नेक्स्ट बात ये है कि हमको पता है कि बीएफडी को चलाना है तो यहाँ पे इसका कुछ आइसोलेशन वाल्व रहेगा डिएरेटर के नीचे, इसको खोल देना है। सक्शन वाल्व रहेगा, खोलना है। डिस्चार्ज वाल्व रहेगा, उसको बंद रखना है। इतना हमको पता चल चुका है। यहाँ पे इसका आप देख रहे हो कि ग्लैंड कूलिंग लाइन दिया हुआ है, तो ग्लैंड कूलिंग लाइन पे पानी आना चाहिए। तो आपको कूलिंग वाटर पंप चला के यहाँ पे प्रेशर देखना पड़ेगा कि ग्लैंड कूलिंग में पानी आ रहा है नहीं आ रहा है। ऑयल पॉट में ऑयल है कि नहीं है वो चेक कर लेना पड़ेगा दोनों साइड में, ताकि लुब्रिकेशन प्रॉपर्ली हो सके। फिर हम चलाएंगे। और यहाँ पे देखो कि 2 वाल्व दिया हुआ है, यहाँ पे एक वाल्व दिया हुआ है और यहाँ पे एक वाल्व दिया हुआ है। 2 लाइन है ना। क्या क्या लाइन है ये स्टेशन, ये पर्टिकुलर स्टेशन को क्या स्टेशन बोलेंगे? ये वाला स्टेशन को क्या स्टेशन बोलोगे? ये जो स्टेशन है ना, यहाँ पे एक वाल्व लगा है, फिर आपका इधर भी एक वाल्व लगा है। इस पूरे स्टेशन को मैं स्टेशन बोल रहा हूँ। इस कंट्रोल स्टेशन को कौन सा स्टेशन बोलेंगे? फीड कंट्रोल स्टेशन, फीड कंट्रोल स्टेशन, ठीक है। तो इस वाल्व को क्या वाल्व बोलेंगे? फीड कंट्रोल वाल्व, फीड कंट्रोल वाल्व, फीड कंट्रोल वाल्व, इसको बोलते हैं एफसीवी, है ना। फीड कंट्रोल वाल्व। यहाँ पे देखो एक वाल्व लगा हुआ है एनआरवी है, क्या लगा है? एनआरवी लगा हुआ है ताकि इधर से बैक प्रेशर ना आए, है ना। अगर आप इस लाइन में अगर पकड़ लो लो प्रेशर हो गया और एफसीवी खुला हुआ है तो उल्टा सारा ड्रम से पानी आएगा और वो पानी जाके, क्योंकि डिएरेटर मेरा लो प्रेशर में है तो सारा पानी ड्रम से निकल के क्या होगा, यहाँ पे डिएरेटर पे आ जाएगा, है ना। सो फीड पंप को उल्टा घुमाएगा। तो इस चीज को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक चेक वाल्व लगा रहे हैं, एनआरवी लगा रहे हैं। इसको क्या वाल्व बोलते हैं? इस वाल्व को एनआरवी बोलते हो, लेकिन इसका कुछ नाम तो होगा। एनआरवी तो सब है ना। एनआरवी मतलब क्या है? नॉन रिटर्निंग वाल्व। नॉन रिटर्निंग वाल्व। तो कहीं पे भी लगाओ तो उसको एनआरवी ही बोलेंगे, वन वे वाल्व अगर होगा। बैक प्रेशर। इस पर्टिकुलर वाल्व का नाम क्या होगा? इसका नाम क्या है? स्टॉप वाल्व। नहीं, ये स्टॉप थोड़ी ना है, फीड चेक वाल्व। फीड चेक वाल्व, फीड चेक वाल्व, ठीक है। So this is your feed check valve, this is your feed control valve. तो ये भी एफसीवी ही दिख रहा है, बट इसके बारे में, इसको हम एफसीवी नहीं बोलते, चेक वाल्व बोलते हैं, एनआरवी बोलते हैं। एफसीवी बोलने से ये कंट्रोल वाल्व समझ में आता है, ठीक है। अब जब भाल्व की बात कर रहे हैं तो मेरे को बताओ कि भाल्व कितने टाइप के होते हैं, या फिर क्या क्या टाइप के होते हैं? कितने तो बोलना मुश्किल हो जाएगा आपको। भाल्व क्या क्या टाइप के होते हैं? ग्लोब वाले, गेट वाले, ग्लोब, गेट, डायफ्राम, बटरफ्लाई वॉल।
फिर चेक वॉल एनर्जीज और चेक वाल्व। तो बहुत सारे टाइप के वाल्व्स होते हैं, बॉल वाल्व, बॉल गेट वाल्व, है ना, बटरफ्लाई वाल्व, चेक वाल्व या फिर एनर्जीज, ग्लोब वाल्व, और फिर सोलेनॉइड वाल्व्स, एसओवीज, सोलेनॉइड वाल्व्स, है ना, नीडल वाल्व्स। तो बहुत सारे टाइप्स के वाल्व्स आते हैं। अब बात यहाँ पे है, ये जो फीड चेक वाल्व है, ये फीड कंट्रोल वाल्व है, ये किस टाइप का वाल्व है? ग्लोब वाल्व है, बॉल वाल्व है, बटरफ्लाई वाल्व है, किस टाइप का वाल्व है? गेट वाल्व है, सोलोनॉइड ऑपरेटर। सोलेनॉइड ऑपरेटेड होता है ना बाबू। एसओवीज हमेशा लो प्रेशर और छोटा मोटा काम के लिए यूज होता है, ठीक है। एसओवीज हमेशा क्या कहाँ पे यूज करते हैं? इंस्ट्रूमेंट लाइन पे यूज कर रहे हो, छोटा मोटा काम के लिए यूज कर रहे हो। यहाँ पे आप 100 kg का प्रेशर आपको हैंडल करना है। ओके। अब 100 kg का प्रेशर ऑपरेट करना है, तो आपको सोलेनॉइड का ताकत समझ में आ रहा है कि कितना लगेगा, कितना मोटा सोलेनॉइड लगेगा। तो यहाँ पे सोलेनॉइड वाल्व काम नहीं करेगा। कोई भी कंट्रोल वाल्व होता है, कहीं पे लगाओ और कोई भी कंट्रोल वाल्व लगाओ, ठीक है। सो कंट्रोल वाल्व हमेशा आपका ग्लोब वाल्व होता है। ओके। कंट्रोल वाल्व इज ऑलवेज ग्लोब वाल्व। और कंट्रोल वाल्व हम किसको बोलते हैं? न्यूमेटिक कंट्रोल वाल्व की बात कर रहे हैं। और कंट्रोल वाल्व किसको बोलते हैं? जो 0 to 100% रेगुलेट होता है ना? हाँ सर। अब कंट्रोल वाल्व में क्या क्या पार्ट्स होते हैं बताओ तो। कंट्रोल वाल्व का पार्ट्स बताओ। उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हो। एक हो जाएगा आपका भाल्व बॉडी, जो आप लगाओगे पाइप में। ये रहा मेरा पाइपलाइन, है ना। तो ये अगर पाइपलाइन है, तो पाइपलाइन में देखोगे, इसको काट के यहाँ पे फ्लैंज लगा के, हमने क्या किया, यहाँ पे भाल्व बॉडी प्लेस कर दिया। तो ये जो लगता है, ये होता है मेन भाल्व, है ना। इसको कहते हैं हम लोग भाल्व बॉडी। ओके। अब ये बॉडी के अंदर क्या रहता है? इसके अंदर रहेगा एक शीट। क्या रहेगा? शीट रहेगा, है ना। और इस सीट के ऊपर क्या रहेगा? इस सीट के ऊपर रहेगा लगा हुआ एक प्लग। इस टाइप से आप देखोगे तो इसमें एक प्लग रहेगा। तो यहाँ पे सीट, और ये सीट फिक्स्ड है, पूरा टाइट करके आपने लगा दिया इसको, सीट को बॉडी के साथ, है ना। और फिर ये प्लग जो है, वो प्लग क्या होगा, अप डाउन करेगा। तो प्लग को अप डाउन कराने के लिए हमको इसके साथ लगाना पड़ेगा एक स्टेम। स्टेम, ठीक है। तो हमने स्टेम लगा दिया। अब ये स्टेम को कौन उठा रहा है और बिठा रहा है, वो डिपेंड करेगा किस पे, कि आप क्या टाइप का एक्चुएटर लगाते हो। किस टाइप का क्या लगाते हो? एक्चुएटर लगाते हो। तो वाल्व में एक हो गया सीट कौन सा पार्ट हो गया? जो आपके वाल्व बॉडी में लग रहा है पाइप के अंदर। फिर दूसरा हो गया प्लग क्या हो रहा है? सीट के ऊपर जाके बैठता है ताकि फ्लो को कंट्रोल कर सके। इस प्लग को अप डाउन कराने के लिए हम लगा रहे हैं एक स्टेम, जिसको स्टेम से खींच सकते हो। अब स्टेम को ऑपरेट करने का जो सिस्टम बनाओगे, उसको हम बोलेंगे एक्चुएटर। ये जो एक्चुएटर है, या तो आपका न्यूमेटिक हो सकता है, या फिर इलेक्ट्रिक हो सकता है। हाइड्रोलिक तो यूज करते नहीं। तो या तो आप न्यूमेटिक एक्चुएटर यूज करोगे या इलेक्ट्रिक एक्चुएटर यूज करोगे। इलेक्ट्रिक एक्चुएटर का मतलब क्या हो जाएगा?
मोटर, हाँ आप एक सर। मोटर लगा दोगे जो पिंचिंग करके खुलेगा बंद करेगा, है ना। जैसे मोटराइज्ड कंट्रोल वाल्व आप बोलते हो, एमओवी बोलते हो, मोटराइज्ड ऑपरेटेड वाल्व, है ना। तो आपका जो स्टार्टअप बैंड वाल्व होता है उसमें आप एमओवी लगाते हो, जहाँ पे बहुत बड़ा प्रेशर को हैंडल करना है और इंचेस में आपको पूरा एक्यूरेट चाहिए, ज्यादा टॉर्क वाला ये चाहिए, तो वहां पे आप मोटराइज यूज कर रहे हो या फिर न्यूमेटिक कंट्रोल वाल्व यूज कर रहे हो, है ना। तो ये जो सिंबल है वाल्व का, ये क्या है, ये वाल्व का सिंबल है ना। ये हो गया वाल्व का सिंबल। इसके साथ अगर मैं यहाँ पे इसकी टोपी बना देता हूँ तो ये क्या समझाएगा, ये होगा मेरा न्यूमेटिक कंट्रोल वाल्व। और अगर यही वाल्व है और वाल्व के ऊपर का जो टोपी है उसको अगर मैं एक बॉक्स बना दूं, स्क्वायर बॉक्स, और यहाँ पे एम लिख दूं, तो ये क्या समझाएगा, मोटराइज्ड कंट्रोल वाल्व। अगर यही वाल्व है और इसका ऊपर का जो टोपी है, उस टोपी में मैं अगर एस लिख दूं तो क्या समझाएगा, सोलेनॉइड वाल्व। सोलेनॉइड। और सोलेनॉइड वाल्व क्या होगा, ये डिजिटल वाल्व है, मतलब ऑन ऑफ वाल्व है। ये तो पूरा ऑन होगा या पूरा ऑफ होगा। ये दोनों हो गए मेरी कंट्रोल वाल्व। समझ में आया, यस सर। क्लियर हो गया। हाँ सर क्लियर हो। अब देखो सोलेनॉइड वाल्व और मोटराइज्ड कंट्रोल वाल्व में अंतर कहाँ पे है और ये काम कैसे कर रहा है, उस चीज को थोड़ा सा देखते हैं। वाल्व के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है ना। सो यहाँ पे पकड़ लो आपका आप कंट्रोल वाल्व लगा रहे हो, कंट्रोल वाल्व और ये इसका एक्चुएटर है, ठीक है। अब ये एक्चुएटर जो है, अभी क्या एक्चुएटर बना दिया हमने, न्यूमेटिक एक्चुएटर बनाया है, यार प्रेशर से कंट्रोल होगा। ये कितने टाइप का हो सकता है कंट्रोल वाल्व, न्यूमेटिक कंट्रोल वाल्व। न्यूमेटिक कंट्रोल वाल्व कितने टाइप का हो सकता है, दो टाइप का आपको मिलेगा, या तो यार टू ओपन एंड यार टू क्लोज, ठीक है। अगर हवा देने से ये अगर बंद होता है तो इसको बोलोगे आप यार टू क्लोज। और अगर इसका हवा देने से नीचे तरफ से हवा आके लग रहा है तो क्या होगा, हवा देने से ये बल्ब खुलेगा, तो यार टू ओपन हो जाएगा। यार टू ओपन हो या फिर यार टू क्लोज हो, ये दोनों टाइप में ही क्या हो जाएगा आपका, आपको क्या चाहिए, इसको दे दो। यार टू ओपन हो यार टू क्लोज हो, दोनों को ऑपरेट करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको एयर प्रेशर चाहिए, है ना। एयर प्रेशर चाहिए क्योंकि न्यूमेटिक है तो एयर प्रेशर हाँ। चाहिए। अब वो एयर प्रेशर आएगा कहाँ से, वो एयर प्रेशर कहाँ से आएगा, इंस्ट्रूमेंट एयर। वो आएगा इंस्ट्रूमेंट एयर से, है ना। हाँ सर। अब इंस्ट्रूमेंट एयर प्रेशर या फिर इंस्ट्रूमेंट का जो कंप्रेसर लगाए हो, पकड़ लो ये मेरा आईएससी है, इंस्ट्रूमेंट एयर कंप्रेसर। इसका जो हवा आएगा वो किस में आएगा, एक रिसीवर टैंक में आएगा। आप यहाँ पे एक रिसीवर टैंक बना के रखे हो, क्लियर। रिसीवर टैंक से पूरा का पूरा मैदान पे वो पाइपलाइन दौड़ रहा है और जहां जहां पे हमको चाहिए होता है एक टेपिंग लेके हम कनेक्ट कर देते हैं। रिसीवर टैंक का जो प्रेशर है वो रहेगा आपका 6.5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। 6.5 kg, 5.5 kg या फिर 6.3 kg, 6.8 kg ऐसा ही रहेगा। 7 kg, 5.5 से 7 kg के बीच में रहेगा, तो 6.5 kg स्टैंडर्ड पकड़ लेते हैं ना। हाँ सर। अब ये 6.5 kg का प्रेशर इसमें आ रहा है, तो ये रेगुलेट कैसे हो रहा है भाई, क्या कंप्रेसर का रिसीवर टैंक के प्रेशर के हिसाब से वो रेगुलेट होगा,
प्रेशर रेगुलेटिंग वॉल लगा हुआ हम्म, पीआरयू, इसको कंट्रोल कौन करेगा? प्रेशर तो रेगुलेटिंग वॉल्स। प्रेशर रेगुलेटिंग वाल्व। अच्छा जी, अभी पकड़ लो, मेरे को इसको 50% खोलना है, कैसे खुलेगा ये? सर 50% खोलना है तो कैसे खोलोगे? ये नो आइडिया सर। नो आइडिया सर। एयर सर, एयर प्रेशर कितना कम है? आप किससे ऑपरेट करते हैं? पीएलसी से या फिर डीसीएस से, है ना? हाँ सर। ओके। और पीएलसी और डीसीएस के साथ आप क्या लगा के रखे हो? या तो एचएमआई या फिर स्काडा। तो आप स्काडा में कमांड दोगे या फिर एचएमआई में कमांड दोगे मैन्युअली थ्रू कीबोर्ड कीपैड कि भाई मेरे को 50% कमांड चाहिए यहाँ पे, है ना? हाँ। अब पीएलसी उसको प्रोसेस करेगा और वो क्या करेगा, यहाँ पे 4 to 20 मिली एम्पियर सिग्नल देगा। समझना बात को। हाँ सर। ये चीज तभी समझ सकते हो जब हम ऑटोमेशन समझ लेंगे, है ना? बट मैं सिर्फ हाँ। कंट्रोल वाल्व के हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे 4 to 20 मिली एम्पियर जब आएगा तो ये तो हो गए करंट सिग्नल, और यहाँ पे हाँ। चाहिए न्यूमेटिक सिग्नल। तो बीच में मुझको क्या चाहिए, एक कन्वर्टर लगाना पड़ेगा। हाँ। अगर कन्वर्टर नहीं लगाएंगे तो ये करंट सिग्नल तो इसको कंट्रोल नहीं कर सकते ना भाई। हाँ। तो ये जो कन्वर्टर होगा, इस कन्वर्टर का नाम है I2P कन्वर्टर। क्या कन्वर्टर है? I2P कन्वर्टर। I मतलब करंट, सो करंट टू न्यूमेटिक, P ओके। का मतलब न्यूमेटिक, है ना? हाँ। तो ये I2P कन्वर्टर से जो सप्लाई यार निकलेगा, इससे क्या निकलेगा, हवा निकलेगा। वो हवा आएगा आपका 0.2 to 1 kg प्रेशर पे। ओके, तो ये हो जाएगा आपका कंट्रोल सिग्नल। अब देखो इसको अगर I2P को अगर 0.2 to 1 kg प्रेशर निकालना है तो इसको तो हवा चाहिए ना कहीं से, कि हवा हाँ। बनाएगा थोड़ी ना। तो वो हाँ। हवा कहाँ से आएगा? ये रिसीवर आपका टैंक। रिसीवर टैंक से हवा आएगा। और यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, यहाँ पे क्या लगाओगे आप? यहाँ पे लगाओगे एयर फिल्टर रेगुलेटर। यहाँ पे हम लगा देंगे, क्या लगाएंगे? एयर फिल्टर रेगुलेटर। और ये एयर फिल्टर रेगुलेटर में आएगा टैंक से कितना प्रेशर, 6.5 kg का प्रेशर। और रेगुलेटर के बाद यहाँ पे हम रेगुलेट करके देंगे 1.5 kg। ओके, ये इस नॉब को घुमाओगे तो ये कम हो जाए, कम करके 1.5 kg का प्रेशर देंगे, एयर प्रेशर I2P को। ये जो I2P को जा रहा है 1.5 kg, ये क्या प्रेशर है आपका? हो गया सप्लाई प्रेशर, सप्लाई यार, है ना? अब सप्लाई आ रहा है I2P में, और ये जो 4 to 20 मिली एम्पियर पीएलसी से आ रहा है, ये क्या है? दिस इज माय कंट्रोल सिग्नल। क्लियर? अब कंट्रोल सिग्नल आ गया, सप्लाई प्रेशर आया, और उसके हिसाब से इस सप्लाई प्रेशर को ये 4 to 20 मिली एम्पियर के ऊपर बेस करके 0.2 to 1 kg के हिसाब से आउटपुट देगा, है ना? नाउ दिस 0.2 to 1 kg इज सच ए लो प्रेशर, ये काफी कम है कि ये इस कंट्रोल वाल्व को हिला नहीं पाएगा। तो मुझको यहाँ पे कुछ एम्पलीफायर लगाना है, और वो मैं लगा देता हूँ अपना पोजिशनर। क्या लगाएंगे यहाँ पे? कंट्रोल वाल्व के आगे एक पोजिशनर लगाएंगे। ओके, ये पोजिशनर क्या काम करेगा? ये पोजिशनर दो काम करेगा। एक तो एम्पलीफाई करेगा,
so it will act as an amplifier plus PID controller, pneumatic PID controller, न्यूमेटिक पीआईडी कंट्रोलर के हिसाब से काम करेगा। ठीक है, तो ये जो कंट्रोल वाल्व है बेस्ड ऑन योर 4 to 20 milliampere सिग्नल, ये यहां से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होगा, तो पोजिशनर से कंट्रोल वाल्व में जाकर लगेगा। ठीक है, ओके। और यहाँ पे एक छोटा सा आप लगा दोगे यार्ड लॉक रिले, यार्ड लॉक रिले, ताकि सडन अगर कहीं पे कुछ टूट जाए तो फिर ये इसको लॉक करके रख दे। कंट्रोल वाल्व जिस पोजीशन पे उसी पोजीशन पे रख के इसलिए लगाते हैं हम लोग यार्ड लॉक रिले। अब ये पोजीशनर जो देगा, यहाँ पे पकड़ लो, आपको कंट्रोल वाल्व खोलने के लिए मैक्सिमम प्रेशर चाहिए आपको 3.5 kg, तो पोजीशनर को 1 kg के हिसाब से यहाँ पे 1 kg आएगा कंट्रोल सिग्नल, तो यहाँ पे 3.5 kg देना है, तो ये प्रेशर आएगा कहाँ से? अब फिर से आप यहाँ से लगा दोगे, कहाँ से लेंगे हम? ये रिसीवर से जो लाइन आ रहा है वहीं पे एक क्या लगाएंगे, यार फिल्टर रेगुलेटर लगाएंगे, और यार फिल्टर रेगुलेटर का आउटपुट में हम पकड़ लो 3.5 kg है, तो फिर 4 kg का प्रेशर मेंटेन करेगा, इधर 6.5 kg है, तो ये 4 kg का प्रेशर जो है वो पोजिशनर पे आएगा एज सप्लाई प्रेशर, और यहाँ से 0.2 to 1 kg का प्रेशर जाएगा कंट्रोल प्रेशर, और ये कंट्रोल प्रेशर इस सप्लाई प्रेशर को रेगुलेट करेगा कि ये यहाँ पे 0 देना है कि 0.2 देना है कि 2.5 देना है कि 3.5 देना है, उसके हिसाब से पीआईडी कंट्रोल करके वो कंट्रोल वाल्व को देगा, तब जाके कंट्रोल वाल्व खुलेगा या बंद। समझ में आया पूरा? हाँ सर, समझ गया मैं। यस सर। इस चीज को ड्रॉ करो और इसको पूरा से पूरा समझो, काफी इंपॉर्टेंट चीज। ओके सर। हो गया? हाँ सर। तो कंट्रोल वाल्व बढ़िया से समझ में आया? हाँ सर, अभी समझ गए। यस सर।
कंट्रोल वाल्व कहाँ पे यूज करेंगे? जहां पे हमको 0 to 100% कंट्रोल करना है। मतलब किस टाइप का कंट्रोल होगा? ये हो जाएगा आपका एनालॉग कंट्रोल, है ना? हाँ तो ओके जहाँ कहीं पे एनालॉग कंट्रोल करना है, मतलब 0 to 100% कंट्रोल करना है, उसको हम बोल रहे हैं एनालॉग कंट्रोल, और वहां पे लगा रहे हैं हम कंट्रोल वाल्व। कंट्रोल वाल्व। कंट्रोल वाल्व बहुत सारे टाइप के होते हैं, तो यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, आगे चल के करेंगे। इसमें सेल्फ रेगुलेटिंग होता है, इसमें और भी टाइप के होते हैं। चलो, अब दूसरा जो वाल्व आता है आपको जो देखने को मिलेगा, वो होता है आपका सोलेनॉइड। सोलेनॉइड वाल्व कैसे काम करता है? यहाँ पर रहता है एक सोलेनॉइड। सोलेनॉइड बोलने से क्या समझ में आता है? व्हाट इज अ सोलेनॉइड? सोलेनॉइड क्या है? Sir, coil type, coil shaped. Sir, coil shape actuator. Sir. कॉइल शेप नहीं है, सोलेनॉइड का मतलब ही होता है कॉइल। Yes, yes, sir. सो सोलेनॉइड अलग चीज नहीं है, कॉइल को ही सोलेनॉइड बोला जाता है, ठीक है? अब हमको पता है कि किसी भी कॉइल के थ्रू जब करंट पास होता है ना, किसी भी कॉइल के थ्रू जब करंट पास होता है, कॉइल के थ्रू नहीं, कहीं पे भी जब करंट पास होता है, तो उसके EMF. चारों तरफ क्या होता है? नहीं रे, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता Yes, है। yes. कभी भी कोई भी कंडक्टर है, उसके थ्रू जब कभी भी करंट पास होगा, तो उसके चारों तरफ क्या होगा? एक मैग्नेटिक Magnetic फील्ड field. इंड्यूस्ड होगा, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की बात है, और फील्ड जो है वो सेपरेटेड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है, मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को क्रिएट करता है। समझ में आ रहा है? अगर मैग्नेटिक फील्ड स्टैटिक है तो फिर नहीं करेगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड अगर मोशन में है तो EMF जनरेट करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करेगा, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा ही बनाएगा, ठीक है? और दोनों फील्ड एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं, तो ये हमको पता है। अभी क्या होगा कि यहाँ इसके अंदर हम एक कॉइल रखेंगे, और कॉइल क्या है कि कॉपर का तार ले लो, उस तार को पेच मार के रख दो। अब इसमें जैसे ही आप सप्लाई दोगे करंट, तो इसके अंदर क्या होगा? एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा? इसके अंदर एक बॉल रहेगा या फिर एक प्लंगर रहेगा छोटा सा, इस टाइप का प्लंगर रहेगा या बॉल रहेगा, है ना? तो वो मैग्नेटिक मटेरियल का बना है, तो यहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड है, ये इसको खींचेगा, तो यहाँ पे वाल्व के अंदर का जो पोर्ट है वो ओपन हो जाएगा या फिर क्लोज हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके सो दिस इज योर सोलेनॉइड वाल्व। तो जब जैसे ही इसमें सप्लाई आएगा, आप सोलेनॉइड वाल्व का जो ये आता है हो सकता है वो 24 वोल्ट डीसी हो, या फिर 110 वोल्ट डीसी हो, या फिर 220 वोल्ट एसी हो। आपको अलग अलग टाइप के कॉइल मिल जाएंगे, ठीक है, मार्केट पे अवेलेबल। जो भी आपको चाहिए उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो छोटा मोटा काम है तो 224 वोल्ट डीसी वाला ले लो, है ना? पीएलसी के साथ काम कराना है, तो छोटा कॉइल होगा, 24 वोल्ट डीसी में काम करेगा, और आप यहाँ पे पीएलसी से कंट्रोल कर रहे हो। पीएलसी के साथ आप क्या करोगे? यहाँ पे सोलेनॉइड कॉइल लगा दोगे, ओके? ओके अब जैसे ही आप पीएलसी से कमांड देते हो, तो यहाँ से 24 वोल्ट डीसी आएगा, और वो इसको एनर्जाइज कराएगा, तो फिर यहाँ पे वाल्व जो है वो ओपन हो जाएगा या फिर क्लोज हो जाएगा। क्लियर? क्लियर सर। सो ये हो गया आपका ऑन ऑफ वाल्व, ऑन ऑफ वाल्व। और जो आपने पहले पढ़ा था वो था कंट्रोल वाल्व, कंट्रोलिंग वाल्व। क्लियर? यस सर। कंट्रोल करने के लिए जैसे आपका डंपर लगाते हो ना, जैसे आपका ये गियर बॉक्स है, और गियर बॉक्स के नीचे आपका जो एफडी हेडर से आपका एफडी गियर लाइन आ रहा है, और यहाँ पे जो आप डंपर लगा रहे हो, तो इस डंपर को जो कंट्रोल करना है, इसको खोलना है, बंद करना है, वहां उसके लिए क्या लगाते हो आप? इसको खोलने बंद करने के लिए रेसिप्रोकेटिंग एक्चुएटर।
रेसिप्रोकेटिंग एक्चुएटर, इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं पावर सिलेंडर। सिलेंडर लगाते हैं ना, देखो पावर सिलेंडर। हाँ सर। तो पकड़ लो, ये मेरा एक कंपार्टमेंट है और यहाँ पे मुझको ये वाला डंपर को क्या करना है, ओपन क्लोज कराना है। तो इसके साथ मैं क्या लगा दूंगा, एक सिलेंडर लगाऊंगा, ठीक है, पावर सिलेंडर। तो ये जो पावर सिलेंडर होगा, इसके अंदर रहेगा एक पिस्टन, इसके अंदर रहेगा पिस्टन। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें दो साइड से हम हवा देंगे, इधर से भी एयर देंगे और इधर से भी एयर दे सकते हैं। तो एयर का 2 पोर्ट होगा, यहाँ से एक पोर्ट है, यहाँ से एक पोर्ट। हवा इधर से अगर आएगा, यहाँ पे अगर एयर प्रेशर बनेगा तो ये पिस्टन क्या होगा, मूव होते 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 यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे आएगा तो फिर ये स्टेम इसको ठेलेगा, ये जो पिस्टन लगा हुआ है। तो ये क्या होगा, ये वाला ऐसे खुल जाएगा, ठीक है। इसको जब खेल दिए तो ये इस डायरेक्शन से घूम के खुल गया, अब हवा जा रहा है। आपको बंद करना है तो फिर इधर वाला हवा बंद कर देना है और इधर से हवा देना है। जब यहाँ पे हवा आएगा तो फिर ये पिस्टन मूव करेगा इस डायरेक्शन पे, ये यहाँ पे चला जाएगा, तो ये इसको खींचेगा, तो ये डंपर जो है वो फिर से आके इस पोजीशन पे बंद कर देगा, है ना। हाँ सर, ओके। अब ये जो इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, पावर सिलेंडर, ये तो समझ गया पावर सिलेंडर का एक्शन। इस पावर सिलेंडर को कंट्रोल कैसे करेंगे, इसको कंट्रोल करने के लिए आपको फिर से क्या लगाना है, पीएलसी के साथ कनेक्ट करना है ना, क्योंकि आप तो हर एक चीज पीएलसी या फिर डीसीएस से कंट्रोल कर रहे हो, आप कंट्रोल रूम में बैठ के कर रहे हो। तो पीएलसी के साथ अगर कनेक्ट करना है तो पीएलसी हवा कैसे देगा भाई इसको, तो हवा तो पीएलसी दे नहीं सकता है, तो बीच में चाहिए हमको कन्वर्टर। तो क्या लगाएंगे यहाँ पे, क्या लगाएंगे, कन्वर्टर। I2P नहीं ना, यहाँ पे I2P की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्या है, इसमें हवा दे रहे हो, ये पूरा खुल रहा है, और इसमें हवा दे रहे हो तो ये पूरा बंद हो जा रहा है। तो या तो पूरा खुलेगा या तो पूरा बंद होगा, ऑन ऑफ है। तो आप एक सोलेनॉइड बल्ब ले लो, है ना, एक डबल एक्टिंग सोलेनॉइड बल्ब ले लेते हैं, डबल एक्टिंग सोलेनॉइड बल्ब। डबल एक्टिंग मतलब इसके इधर से भी हवा आएगा, इधर से भी हवा आएगा, मतलब जब सप्लाई रहेगा तो किसी एक पोर्ट से हवा आएगा, सप्लाई नहीं रहेगा तो किसी दूसरे पोर्ट से हवा आएगा। 2 पोर्ट है इसमें, अगर 2 पोर्ट है तो इसको ऐसा हम कनेक्ट कर देंगे कि एक वाला पकड़ लो, इसमें जब क्या होता है कि सोलेनॉइड वाल्व एनर्जाइज होता है, मतलब यहाँ से जब सप्लाई आ जाता है सोलेनॉइड वाल्व को, यहाँ से जब सप्लाई पीएलसी से सप्लाई आता है तो ये एनर्जाइज होता है, और सप्लाई आने से अगर एनर्जाइज होता है और हमको चाहिए कि भाई सप्लाई जब आए तो ये खुल जाए, तो हम क्या कर रहे हैं, ये वाला पोर्ट को यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर दे रहे हैं ट्यूबिंग से, है ना। तो इसको कनेक्ट कर दिए, तो जैसे ही सप्लाई आएगा इस पोर्ट से हवा निकलेगा तो हवा इसमें आएगा, तो ये इसको ठेल के खोल देगा। और जैसे ही बंद करना है हमको तो हम सोलेनॉइड वाल्व को बंद कर देंगे, और सोलेनॉइड को अगर बंद कर देंगे तो हवा इधर से बंद हो जाएगा और यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, समझ रहे हो। तो हवा इधर से आएगा तो ये इसको बंद करेगा। तो जब सप्लाई रहेगा तो ये रेड वाले लाइन से एयर जाएगा, जब सोलेनॉइड वाल्व डीएनर्जाइज्ड हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो ब्लू वाले लाइन से एयर जाएगा, तो पिस्टन ओपन और क्लोज होता रहेगा, है ना। हाँ सर। सो यहाँ पे आपका वो डबल एक्टिंग टाइप का प्लंगर रहेगा, इस टाइप से प्लंगर रहेगा। वो सिर्फ क्या है कि छोटा छोटा पोर्ट होता है इंटरनल, वो जाके अगर ये वाला चीज अगर इस पोर्ट के ऊपर आके बैठ गया तो इधर से हवा आने नहीं देगा। अब ये हवा आएगा कहाँ से, ये तो समझ गए कि इधर से हवा आ रहा है, इधर से हवा आ रहा है। हवा आने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फिर से वो रिसीवर टैंक से एयर लाइन देना है। तो क्या 6.5 kg का प्रेशर लगा दोगे भाई, नहीं, यहाँ पे डेफिनेटली क्या लगा देंगे, एक
एयर फिल्टर रेगुलेटर लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे और एक चीज लगाएंगे, उसके साथ एक ऑयल लुब्रिकेटर लगाएंगे। ओके। तो आप हाँ। देखना जो भी पावर सिलेंडर वगैरह कनेक्टेड है फील्ड में, उसके साथ 2 पोर्ट होते हैं। एक होता है, पहला वाला होता है ऑयल लुब्रिकेटर, इसमें तेल भरा रहता है, और दूसरा वाला होता है एयर फिल्टर रेगुलेटर। तो जब हवा इधर से जाती है ना, तो वो अपने साथ एकदम माइन्यूट सा, मतलब पकड़ लो एक दो तीन मिनट पे एक ड्रॉप ऑयल, उतना तेल ये लेके जाएगा। तेल ज्यादा अगर लेके गया तो दिक्कत है, एकदम हल्का सा तेल लेके जाएगा यार, ताकि ये जो पिस्टन है, ये हवा के साथ जो ये पिस्टन है, और पिस्टन के अंदर का जो गास्केट है, पिस्टन तो मेटल का बना है, तो मेटल टू मेटल तो आप बॉडी को तो टच नहीं करा सकते हो ना, नहीं तो घिस जाएगा। तो यहाँ पे लगाओगे आप रबर का गास्केट, है ना, तो ये गास्केट जो है वो खराब ना हो, क्योंकि इस हवा के साथ हो सकता है कि आपका डस्ट जा रहा है, जा रहा है, तो डस्ट वगैरह जाना नहीं चाहिए, यहाँ पे टाइट आपका फिल्टर रेगुलेटर काम करना चाहिए। और ये जो गास्केट है वो सूख के क्या हो जाएगा, फिर खराब हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए लुब्रिकेशन ऑयल चाहिए होता है, और इसीलिए हम यहाँ पे ऑयल पॉट यूज करते हैं। हल्का हल्का तेल इसके बॉडी पे लगा रहता है, ताकि ये मूव कर सके आराम से। क्लियर सर। अब ये जब एंड पोजीशन पे आ रहा है, इस पोजीशन पे आ रहा है, या फिर इस पोजीशन पे आ रहा है, तो ये ओपन है कि क्लोज है, कैसे पता चलेगा? तो हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, यहाँ पे हम लगाते हैं रीड स्विच। क्या लगाते हैं? रीड स्विच। और ये रीड स्विच मैग्नेटिक स्विच होता है। मतलब ये जो पिस्टन है आपके पावर सिलेंडर के अंदर, ये पिस्टन के अंदर क्या रहता है पता है? पिस्टन को अगर कभी खोलोगे तो देखोगे कि इसके अंदर एक मैग्नेट रहता है, गोल मैग्नेट। पिस्टन होता है एल्यूमिनियम का, और पिस्टन का अंदर रहता है एक गोल मैग्नेट, ठीक है। ओके। ये मैग्नेट अंदर में है, और पिस्टन के बाहर आपने लगा दिया है इसका सर्किट या फिर गास्केट, है ना, इसको सर्किट भी बोलो या फिर गास्केट बोलो। तो ये गास्केट से ढका हुआ। अब ये मैग्नेट जैसे ही इस रीड स्विच के सामने आएगा, तो ये रीड स्विच जो है वो NO से NC हो जाएगा। तो मैग्नेट जैसे ही आएगा वो क्लोज हो जाएगा। जब क्लोज हो जाएगा तो वो PLC को क्या करेगा, क्लोज सिग्नल देगा। तो PLC समझ जाएगा कि भाई ये जो पावर सिलेंडर है ये अभी क्लोज हो गया। जब ये इस पोजीशन पे आएगा तो ये वाला स्विच क्लोज हो जाएगा, तो PLC को पता चलेगा कि ये पावर सिलेंडर जो है वो ओपन हो गया। समझ आया? ये होता है पावर सिलेंडर का काम। क्लियर? क्लियर सर। तो ऐसे ही होता है भाई, इंस्ट्रूमेंटेशन बोलो, कंट्रोल बोलो, ये सारी काम यही सारी चीजों से होती है। समझ में आ रहा है कुछ? यस सर। और इसमें कम चीजें नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, अभी आपको समझ में आएगा। अभी थोड़ा थोड़ा समझ में आना शुरू हो गया होगा। ये है मेरा स्काडा का पेज, है ना, और यहाँ से हम लोग कंट्रोल करते हैं अपने पूरे बॉयलर को। अभी आप लोग बोलोगे कि सर हम बॉयलर चलाना है, आप हमको क्या क्या वाल्व दिखा रहे हो। तो यहाँ पे आप कर क्या रहे हो? अगर बॉयलर को चलाना है तो आप इसी वाल्व को ही ना ऑपरेट कर रहे हो। हाँ सही है सर। ये क्या है? ये FCB है। आप एकदम मैक्सिमम 90% बॉयलर ऑपरेटर उसको पता ही नहीं है कि कर क्या रहा है। सही है सर। उसको सिर्फ यह पता है कि अगर ऐसा हो रहा है तो इसको ऑटो में डाल दो, ऐसा हो रहा है तो इसको मैनुअल में डाल दो, और यहाँ पे इतना सेट पॉइंट मार दो, 25 मार दो, तो ये 25 खुल जाएगा। उसको और कुछ आइडिया नहीं आ रहा है, तो अंधेरे में चला रहा है। सही है सर। लेकिन अगर उसको पता हो कि यार मैं यहाँ पे जब 25 दे रहा हूँ या फिर 50% दे रहा हूँ, तो ये हो क्या रहा है, यहाँ से जा रहा है मेरे PLC में, और PLC से फिर वो 4 to 20 मिली एम्पियर करंट सिग्नल से होते हुए वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा उसके I2P में। I2P पे। अब जब वो I2P कन्वर्टर पे जाएगा, और I2P क्या करेगा, इसको फिर से एयर प्रेशर में कन्वर्ट कर देगा 0.2 to 1 kg, है ना। और ये जाएगा फिर पोजिशनर पे, और पोजिशनर उसको जितना उसका एयर प्रेशर चाहिए इस FCB के लिए, उस हिसाब से बना के पोजिशनर इसको हवा देगा। अगर इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन ना भी हो ना, तो बॉयलर ऑपरेटर खुद मेंटेनेंस कर सकता है। अगर देख ले, बढ़िया से समझ जाए यहाँ पे कि भाई इस स्टेज के बाद ये स्टेज हो रहा है, तो वो आराम से इसको
हैंडल कर सकता है कभी अगर दिक्कत होता है तो। हम्म, तो यहाँ पे हमने ये देखा कि ये एफसीबी कैसे काम करता है। तो ये क्या है, दिस इज ए एनालॉग कंट्रोल। यहाँ पे देखो पीआईडी दिया हुआ है, प्राइमरी पीआईडी है, सेकेंडरी पीआईडी है, ये सिंगल एलिमेंट है, ये 3 एलिमेंट है, ठीक है। सो सिंगल एलिमेंट में कंट्रोल कर सकते हैं, 3 एलिमेंट में। ये क्या कंट्रोल है, ये है आपका ड्राम लेवल कंट्रोल। क्या कंट्रोल कर रहे हैं हम लोग, ड्रम ड्राम लेवल। ड्राम लेवल में देखो यहाँ पे ये एवरेज ड्राम लेवल दिखा रहा है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ड्राम लेवल, राइट हैंड साइड ड्राम लेवल, और हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 2% का अंतर है, 2-3%। ओके, तो ये ड्रम का अंदर में कुछ गड़बड़ी है, तो दोनों ट्रांसमीटर क्या है, एक्यूरेट नहीं दिखा रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, उसका एक एवरेज ले रहे हैं 49.7, तो बोल रहे हैं कि ये एवरेज में ये चल रहा है। चलो ठीक है भाई, और ये एवरेज ड्राम लेवल कैलकुलेटिव है, हम कैलकुलेशन करके लेते हैं। अब यहाँ से आपको डिसाइड करना है एज ए ऑपरेटर कि आप एवरेज ड्राम लेवल लेके चलोगे, आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चलोगे कि राइट हैंड साइड लेके चलोगे। इंस्ट्रूमेंट वाला क्या किया, यहाँ पे आपको वो ऑप्शन दे दिया है कि आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये देखो यहाँ पे एक नंबर क्या दिया है यहाँ पे देखो एक नंबर LIC 101, ठीक है, ये 51.6, तो ये रहा आपका LIC 101 51.6, ये रहा 51। LIC 102 दिस वन 48.3, एवरेज 49.6, ये वाला यहाँ पे दिखा रहा है। तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो कि आपको कौन सा ट्रांसमीटर के ड्राम लेवल को सही मान के चलाना है। अगर आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हो 3, तो 3 अगर सिलेक्ट करते हो इसका मतलब आप एवरेज ड्राम लेवल सिलेक्ट किए। अगर आप यहाँ पे 1 सिलेक्ट करते हो इसका मतलब है कि आप लेफ्ट हैंड साइड का ड्राम लेवल देख के आप चला रहे हो, ठीक है। 2 सिलेक्ट करते हो इसका मतलब होता है कि आप राइट हैंड साइड का जो ड्राम लेवल है उसके हिसाब से आप ड्राम लेवल को मेंटेन कर रहे हो। ये क्यों दिया हुआ है, क्योंकि हो सकता है ना कि कभी लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड का एक ड्राम लेवल ट्रांसमीटर काम ना कर रहा। पकड़ लो अभी आप एवरेज लेके ही चला रहे थे, एवरेज होने से आपको बढ़िया है, 3 यहाँ पे 3 मेंटेन कर रहे थे, ठीक है। सो 3 डाल दिए, चलो ये तो यहाँ पे 3 डाल देते हैं, ये वाला। अब 3 में चल रहा है और अचानक से क्या हुआ कि आपका लेफ्ट हैंड साइड का जो ड्राम लेवल ट्रांसमीटर है वो ट्रांसमीटर काम करना बंद कर दिया और ये 0 शो कर रहा है। तो यहाँ पे कितना है 48 है, यहाँ पे है 0, तो एवरेज कितना आ जाएगा 48/2 मतलब 24%। 24, लेकिन एक्चुअली में तो 24% नहीं है, एवरेज ड्राम लेवल हो गया 24%। लेफ्ट हैंड साइड पे कितना है 48% ही दिखा रहा है। तो आपका थोड़ा सा नीचे जाएगा तब तो ये बॉयलर ट्रिप है ना, तो अलार्म आएगा, फिर इसके नीचे जाएगा ट्रिप करेगा। तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, आप तुरंत इसको, क्योंकि मेरा राइट हैंड साइड वाला सही है तो मैं यहाँ पे राइट हैंड साइड कौन सा है, राइट हैंड साइड है आपका 48 मतलब 2 नंबर, तो मैं 2 नंबर सिलेक्ट कर लूंगा 3 को हटा के। समझ रहे हो? तो समझ अभी एक ट्रांसमीटर देख के ड्राम लेवल हम मेंटेन कर सकते हैं। अब आते हैं ड्राम लेवल का। ड्राम लेवल में 2 चीजें, एक है आपका सिंगल एलिमेंट, एक है 3 एलिमेंट। 2 एलिमेंट भी होता है लेकिन 2 एलिमेंट काम नहीं लेते हैं, हम नहीं करते हैं। या तो सिंगल एलिमेंट मिलेगा या फिर 3 एलिमेंट मिलेगा। अब ये है क्या चीज व्हाट इज सिंगल एलिमेंट, व्हाट इज 3 एलिमेंट? सिंगल एलिमेंट में फीड वाटर फ्लो कंट्रोल करते हैं खाली, और 3 एलिमेंट में 3 एलिमेंट में स्टीम फ्लो, ड्रम लेवल और फीड वाटर फ्लो, तीनों को कंट्रोल करते हो। तीनों को, हाँ तीनों से डाटा लेके। एग्जैक्टली। सो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं, कंट्रोल तो हमको ड्राम लेवल ही करना है। और ड्राम लेवल को कंट्रोल करने के लिए क्या करना है, ड्राम लेवल को कंट्रोल करने के लिए एफसीबी को ज्यादा खोलना है या फिर कम खोलना है ना। तो हम कंट्रोल किसको कर रहे हैं, हम कंट्रोल कर रहे हैं फीड कंट्रोल वाल्व के पोजीशनर को, ओपनिंग।
है ना। यहाँ से हम जो कमांड दे रहे हैं वो किसको जा रहा है, फीड वाटर फीड कंट्रोल वाल्व के I2P में जा रहा है, और वहां से पोजिशनर को जा रहा है, पोजिशनर से वाल्व को जा रहा है। तो वाल्व खुलेगा, ज्यादा खुलेगा, पानी ज्यादा जाएगा, ड्रम लेवल आपका हाई होगा, है ना। और वाल्व बंद कर दोगे तो पानी नहीं जाएगा, ड्रम लेवल धीरे धीरे लो हो जाएगा। अब बात थी है कि ये सिंगल एलिमेंट क्या है और 3 एलिमेंट क्या है, इसको समझते हैं। उफ। तो पकड़ लो, ये मेरा ड्रम है। अब ड्रम में क्या है कि मेरे को 40% वाटर मेंटेन करना है नॉर्मल में, इससे ऊपर जाने नहीं देना है, इससे कम भी नहीं होता। अब ये मेंटेन कब होगा, यहाँ से आपका फीड वाटर आ रहा है, यहाँ से आपका स्टीम निकल रहा है, ठीक है। अब स्टीम किसके हिसाब से निकल रहा है, स्टीम निकल रहा है हमारे टरबाइन के हिसाब से। टरबाइन को जितना चाहिए लोड या फिर प्रोसेस में जो चाहिए उसके हिसाब से टरबाइन का एक्चुएटर कितना % खुला है, टरबाइन का क्या खुला है, एक्चुएटर, है ना। टरबाइन का एक्चुएटर कितना % खुला है उसके हिसाब से उतना स्टीम यहाँ से निकलेगा। अगर ये जो टरबाइन के साथ जो लगा हुआ है क्या लगा हुआ है, जनरेटर पकड़ लेते हैं, जनरेटर। अब यहाँ पे जनरेटर हो सकता है, रिफाइनरीज में जाओगे कंप्रेसर हो सकता है ना, कहीं पे पंप हो सकता है, तो बड़ा अगर है कुछ वो डिपेंड करेगा। बट हम पावर प्लांट पकड़ रहे हैं तो टरबाइन के साथ हमारा जनरेटर लगा हुआ है। तो जनरेटर कितना लोड खींचेगा, यहाँ पे जो इसका इलेक्ट्रिकल लोड होगा वही इलेक्ट्रिकल लोड जनरेटर के ऊपर आएगा, और वही लोड जो है वो मैकेनिकल लोड के हिसाब से टरबाइन के ऊपर आएगा, है ना। टरबाइन उसी लोड को ओवरकम करने के लिए क्या चाहिए, टरबाइन को स्टीम प्रेशर चाहिए, स्टीम फ्लो चाहिए। पकड़ लेते हैं 65 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर जो इसका नॉर्मल प्रेशर है उसी में आ रहा है, और उसमें पकड़ लो आपको 54 TPH का फ्लो मिल रहा है। यहाँ से खेला शुरू हो रहा है, लेकिन पैरामीटर्स का समझना। सर टीपीएच का फुल फॉर्म क्या है, टन्स पर आवर। ओके 54 टन पर आवर का फ्लो चाहिए, और 65 kg पे चाहिए, और इसका टेम्परेचर भी मायने रखेगा। पकड़ लो हमने 485 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन किया हुआ स्टीम, तो 3 चीज मायने रख रहा है। एक तो हो गया प्रेशर, टेम्परेचर एंड फ्लो, समझ में आ रहा है। अब ये हम दे क्या रहे हैं, स्टीम टरबाइन है भाई, तो हम इसके अंदर दे क्या रहे हैं, कौन सा चीज इसका वर्क डन में कन्वर्ट कर रहा है, ये हो रहा है आपका एंथैल्पी। और एंथैल्पी क्या है चीज है, एंथैल्पी है क्या चीज, एंथैल्पी क्या चीज है, बताओ बताओ। इंटरनल एनर्जी, यस सर यस सर। एंथैल्पी इज नथिंग बट हीट एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। जो मॉलिक्यूल्स गर्म हो गया है उसमें जो एनर्जी आया उसी को आप एंथैल्पी बोल रहे हो, यस ठीक है। तो एंथैल्पी अगर इंटरनल एनर्जी है तो ये जो इसका प्रेशर और टेम्परेचर के हिसाब से इसका एंथैल्पी चेंज होगा। प्रेशर कम होगा, टेम्परेचर कम होगा तो इसका एंथैल्पी कम होगा। प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसका एंथैल्पी ज्यादा होगा, है ना। और अगर हम मानते हैं कि ये जनरेटर जो है वो फुल लोड पे है, फुल लोड पे है, और फुल लोड पे हमको 65 kg प्रेशर पे 485 डिग्री टेम्परेचर पे 54 TPH का फ्लो चाहिए फुल लोड पे।
और आपका जो एक्चुएटर है वो एक्चुएटर क्या है, उस वक्त आप पकड़ लो कि 60% खुला हुआ है, एक्चुएटर पूरा खुला नहीं है, एक्चुएटर 60% खुला है जब आपका प्रेशर टेम्परेचर एकदम रेटेड में है, समझ रहे हो। अब यहाँ पे फुल लोड है, लेकिन अगर बॉयलर का टेम्परेचर आपका डाउन हो रहा है या प्रेशर डाउन हो रहा है, यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तो क्या होगा, इसको जो 60% खुला था ना, ये फिर खुलेगा धीरे धीरे करके, ये पकड़ लो 70% खुल जाएगा, क्योंकि इसको तब क्या है कि सेम एंथैल्पी मेंटेन करने के लिए इसको ज्यादा स्टीम चाहिए उस वक्त, क्योंकि प्रेशर और टेम्परेचर कम हुआ है, मतलब एंथैल्पी इसका कम हो गया है। तो एंथैल्पी कम हुआ है तो फिर इसके अंदर जो स्टीम जाएगा उसको ज्यादा स्टीम चाहिए होगा टू मेंटेन द सेम एंथैल्पी। ये बात समझ में आई? ओके। अभी पकड़ लो हाँ। कि ये जो है 70% में खुला है और आपका प्रेशर है पकड़ लो 55 kg और टेम्परेचर पकड़ लो 475 डिग्री सेंटीग्रेड पकड़ लो, मैंने ऐसे ही अंदाजे में लिख दिया। तो 55 kg और 10 kg प्रेशर कम हो गया, टेम्परेचर भी मेरा 10 डिग्री कम हो गया, और उसमें मेरा जो एक्चुएटर है वो खुला हुआ है 70%, तब जाके ये फुल लोड पे चल रहा है, ठीक है। अब क्या है कि इसका तो अब हम क्या करेंगे, ऑपरेटर क्या करेगा, देखेगा यार मेरा प्रेशर और टेम्परेचर कम हो रहा है, फीडिंग करो, एयर फ्लो बढ़ाओ, ऑक्सीजन लेवल चेक करो, वो सारा चीज करके क्या हुआ, आपने कंबशन को प्रॉपर कर लिया, और कंबशन जब प्रॉपर होगा तो इसका फिर से प्रेशर बढ़ेगा 65 kg, टेम्परेचर बढ़ के पकड़ लो 490 डिग्री हो गया, है ना। 485 490 हो गया है। तो ये एक्चुएटर जो है वो क्या करेगा, अब फिर से वो एक्चुएटर धीरे धीरे बंद होना शुरू करेगा और फिर से वो आ जाएगा 60% पे, समझ रहे हो, ताकि इसका जो आरपीएम है, टरबाइन का आरपीएम जो है वो चेंज ना हो, वो सेम रहेगा, क्योंकि उसको जितना एंथैल्पी चाहिए था उतना ही एंथैल्पी दे रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है, कि प्रेशर और टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, कितना खुलेगा कितना बंद होगा, है ना। इसका मतलब यहाँ पे जो लोड है वो लोड अगर कम ज्यादा होगा, ये अगर फ्लक्चुएटिंग होगा या फिर वेरी करेगा, तो यहाँ का जो एक्चुएटर का ओपनिंग है वो कम या ज्यादा होगा। अगर यहाँ पे फ्लक्चुएशन करता है एक्चुएटर, कम ज्यादा होता है, तो यहाँ का जो प्रेशर और टेम्परेचर है वो फ्लक्चुएशन करेगा या फिर फ्लो रेगुलेट होगा, है ना। कभी वो फ्लो ज्यादा लेगा, कभी फ्लो कम लेगा। कब, जब आपका लोड फ्लक्चुएटिंग है। लोड अगर स्टेडी है तो जितना परसेंट आपका एक्चुएटर खुला है उतना ही खुला रहेगा, और आप आपका एक स्टेडी प्रेशर और टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हो बॉयलर पे, ताकि वो जा रहा है ना, उतने पे चल रहा होगा। लेकिन जैसे ही फ्लक्चुएशन आएगा तो ये एक्चुएटर फ्लक्चुएट करेगा, साथ में आपका यहाँ पे प्रेशर टेम्परेचर फ्लो को फ्लक्चुएट कराएगा। क्लियर ना? क्लियर सर। तो हमको यहाँ पे स्टेडी अगर बॉयलर ड्रम लेवल मेंटेन करना है तो देखो, सिंगल एलिमेंट होता है कि आप ड्रम लेवल को देखो, आपको मेंटेन क्या करना है, ड्रम लेवल को करना है। तो ये 40% है, आपने सीधा जो कंट्रोलर है आपका पीएलसी, इसमें क्या लॉजिक बनाया कि भाई तुम एक काम करो, ड्रम लेवल को देखो, ड्रम लेवल अगर 40% से कम है, 40% से कम है, तो एक काम करो, एफसीबी को इतना परसेंट खोल दो। अगर ड्रम लेवल 40% से ज्यादा है तो एक काम करो, एफसीबी को बंद करो, है ना। इतना परसेंट के हिसाब से बंद करो, इस टाइप का एक लॉजिक बना दो। अब क्या होगा, ये सिर्फ देख रहा है ड्रम लेवल को और उसी हिसाब से ये काम भी कर रहा है, काम नहीं कर रहा है ऐसा नहीं है। इसको कहेंगे हम लोग सिंगल कंट्रोल, सिंगल एलिमेंट कंट्रोल, क्योंकि ये सिर्फ एक ही एलिमेंट को देख रहा है ड्रम लेवल। लेकिन पकड़ लो कि यहाँ पे जो स्टीम आउट है वो अचानक से बढ़ जाता है और ड्रम लेवल 40% पे, ये ड्रम लेवल को ही देख के मेंटेन कर रहा है। तो पकड़ लो यहाँ से जो मेरा एफसीबी का ओपनिंग है, ये एफसीबी आपका पकड़ लो 50% खुला हुआ है, ओके, और इसी में मेंटेन हो रहा है। यहाँ पे लोड जो है, लोड 100% है और 100% लोड पे 50% एफसीबी ओपनिंग है, तो 40% मेरा ड्रम लेवल मेंटेन हो रहा है, इसी पे चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है।
अचानक से आपका ये यहाँ का जो लोड है वो 50% ड्रॉप हो गया, फ्लक्चुएशन में ड्रॉप हो गया। तो 50% ड्रॉप होने से क्या होगा, यहाँ पे 50% स्टीम कंजम्पशन कम हो जाएगा। तो आउटपुट अचानक से कम हो गया, तो ये यहाँ पे क्या होगा, आउटपुट नहीं जा रहा है तो लेवल हाई होगा। तो जब तक आपका कंट्रोलर इसको सेंस करेगा और फिर ये इसको कमांड देगा एफसीबी को, तब तक ये बहुत हाई हो जाएगा। समझ पा रहे हो? हाँ सर समझ रहे। तो इसीलिए सिंगल एलिमेंट, आपका सिंगल एलिमेंट जो है वो स्टेडी लोड पे काम कर सकता है, काम करता है। ओके। अगर लोड स्टेडी है तो फिर दिक्कत है। लेकिन फ्लक्चुएटिंग अगर जब भी हो जाएगा तो सिंगल एलिमेंट काम नहीं कर पाएगा। इसके लिए आपको क्या चाहिए, आपको स्टीम फ्लो भी देखना है, फीड फ्लो भी देखना है और ड्रम लेवल भी देखना है। ये तीनों के कॉम्बिनेशन को हम इस लॉजिक पे डालेंगे, तब जाके हमारा ये जो ड्रम लेवल का कंट्रोल है वो सीधा होगा कि वो कंटिन्यूअसली चेक करता रहेगा कि स्टीम फ्लो कितना है, तो स्टीम फ्लो मेरा एक्स अमाउंट है, एक्स परसेंटेज है, फीड फ्लो कितना है, y% है, ड्रम लेवल कितना है, ओके है, नॉर्मल है। तो जैसे ही स्टीम फ्लो बढ़ गया तो ये क्या करेगा, अरे स्टीम फ्लो तो बढ़ गया है, मतलब ड्रम लेवल नीचे आएगा, वो ड्रम लेवल को भी चेक कर रहा है, तो इसको फीड फ्लो बढ़ाना है तुरंत। तो ये आपका एफसीबी को खोलेगा। अगर आपका स्टीम फ्लो कम हो जाता है तो तुरंत वो सेंस कर रहा है ना यहाँ से डायरेक्ट स्टीम फ्लो कितना हो रहा है, तो इसी को कहते हैं 3 एलिमेंट कंट्रोल। और 3 एलिमेंट कंट्रोल क्या है कि फ्लक्चुएशन में भी वेरिंग लोड पे भी काम करता है। बट अचानक से जब कभी भी फ्लक्चुएशन आता है ना, तो हम इसको ऑटो कंट्रोल में नहीं रखते हैं, ड्रम लेवल को तुरंत हम मैनुअल कंट्रोल में ले लेते हैं, लेके ऑपरेटर खुद इसमें कमांड देके ये करता है, क्योंकि कंट्रोलर पीआईडी कंट्रोल जब तक सेंस करेगा और रेस्पॉन्स देगा तब तक गड़बड़ होने का चांसेस रहता है। समझ में आया? तो कभी भी पकड़ लो आपका लोड ये हो गया, क्या कहते हैं, ड्रॉप, सडनली ड्रॉप, लोड कम हो गया या ज्यादा हो गया, ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो हम क्या करते हैं, इसको मैनुअल कंट्रोल में लेते हैं और फिर मैनुअली चलाते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हो आपके हाथ में ऑप्शन है, ऑटो कंट्रोल या मैनुअल कंट्रोल, है ना? यहाँ पे देखो ऑटो कंट्रोल या मैनुअल कंट्रोल आप कर सकते हो। ये प्राइमरी पीआईडी है, ये सेकेंडरी पीआईडी है, इसके बारे में बाद में कभी बात करेंगे। मेनली आउटपुट आपका सेकेंडरी पीआईडी से जा रहा है यहाँ से, इसको ऑटो में रख दो सेट करके, और नॉर्मली तो ये जब स्टेडी स्टेट पे आ जाएगा तो ये ऑटो मोड पे चलता रहेगा। फिर कभी भी यहाँ पे गड़बड़ हो गया तो तुरंत इसको मैनुअल लो और फिर अपने हिसाब से कमांड दे दो कि भाई 25% चाहिए, अब तो लोड नहीं है तो 25 पे चलो, और कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग करते रहो कि मेरा ड्रम लेवल जो है वो ड्रम लेवल कितना बढ़ रहा है, घट रहा है। क्लियर? तो चलो आज के लिए यहाँ तक, काफी ज्यादा चीज एक साथ देंगे कोई फायदा नहीं होगा, है ना? सो आज क्या क्या सीखे, कंट्रोल वाल्व को देखे, दो कंट्रोल वाल्व, सोलेनॉइड वाल्व देखे, पावर सिलेंडर देखे, लेवल कंट्रोल कैसे होता है, कंट्रोल वाल्व कैसे काम करता है, पीएलसी के साथ क्या नाता है, वो थोड़ा बहुत हम समझे हैं, है ना? ये जितना कुछ भी समझ रहे हो ये ओवरऑल ऊपर ऊपर से होगा। अगर आपको पीआईडी कंट्रोल समझना है उसके लिए टाइम चाहिए, ठीक है? अगर पीएलसी का आकर वो कैसे कर रहा है, एग्जैक्टली कैसे कनेक्शन है, उसके लिए आपको टाइम चाहिए, बहुत टाइम चाहिए, है ना? ऐसा नहीं है कि यहाँ पे खत्म है, सिर्फ उतना जान लो ये शुरुआत है। ओके, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। चलो आज के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट। ओके सर, थैंक यू सर।